जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर एजुकेशन पेपर 2 यानी शिक्षा शास्त्र का पेपर 2 है। पेपर का नाम है एजुकेशनल स्टैटिक्स। टॉप्स ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूएस हम लोग कवर करने वाले हैं आज के इस क्लास में, जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ये सॉल्वेंट मॉडल पेपर है 2025 एग्जाम के लिए, 2024 एग्जाम के लिए। किस किस यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है सर जी ये क्लास? तो देखिए आपका 27, ठीक है, 27 नवंबर को आपका 27 नवंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो आगरा में यूनिवर्सिटी है, DBRAU, ठीक है, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो आगरा में है, 27 नवंबर को आपका एग्जाम है बीए फिफ्थ सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन का पेपर 2। तो जितने भी बच्चे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, सभी से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को बाकी बच्चों के पास व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर देंगे, ठीक है। चले, और किस यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है? तो आने वाले समय में जो एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे अगले महीने में सभी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम तो शुरू हो जाएगा, जैसे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, और इसमें बात करें राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी है, माँ सुकुमारी यूनिवर्सिटी है, इन कॉलेजों में, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में, इसमें आपके ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होंगे। बाकी सभी कॉलेज में सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होंगे, और जहाँ माइनर के एग्ज़ाम होंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर एजुकेशन के, उन सभी यूनिवर्सिटी के लिए, जैसे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी है, और बात करें राम मनोहर लोहिया वध विश्वविद्यालय है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है, बीयू झांसी है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी है, और बात करें प्रोफेसर रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के लिए, बीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के लिए, अवध यूनिवर्सिटी के लिए, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के, जननायक चंद्रशेखर जो बलिया में विश्वविद्यालय उसके लिए। आप इससे संबंधित यदि अफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मतलब इससे संबंधित दूसरे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो भी आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, जहाँ भी आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाले हैं, भारत में जहाँ भी यूनिवर्सिटी में आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाले हैं, सभी लोग बच्चे देख सकते हैं। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बशर्ते आपके जो सिलेबस में पेपर का नाम है एजुकेशनल स्टैटिक्स होना चाहिए, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, आपके एडमिट कार्ड पर भी लिखा होगा। चले स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें देखते हैं पहला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। जो पहला प्रश्न है वो 2018 में आपका पूछा जा चुका है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आज की ये क्लास। तो प्लीज़ देखें, आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस मॉडल पेपर को आगे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, ठीक है। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। आप जितना ज़्यादा लाइक करेंगे इस क्लास पे, जितना ज़्यादा लाइक रहेगा, यूट्यूब इस क्लास को उतना ही ज़्यादा रिकमेंड करेगा, यानी बाकी बच्चों के पास भेजता है। यूट्यूब पर और कोई मतलब नहीं होता है लाइक करने का, केवल एक ही मतलब है, क्लास को रिकमेंड करेगा। कोई भी वीडियो रहेगी रिकमेंड में जाएगी, जितना ज़्यादा लाइक रहेगा क्लास पे। तो प्लीज़ लाइक करेंगे और शेयर भी ज़रूर करेंगे, ठीक है। चले सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आप लोग 6 सेमेस्टर में भी हमारे साथ शानदार तरीके से पढ़ सकें, ठीक है। चले, इसमें आपका पहला प्रश्न है, सांख्यिकी अनुमानों एवं संभावनाओं का विज्ञान है, किसने कहा है? यानी ये स्टेटमेंट किसका है कि सांख्यिकी जो है ये अनुमानों एवं संभावनाओं का विज्ञान है। तो ये जो आपका स्टेटमेंट दिया गया था, ये बाउले के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था, A.L. बाउले के द्वारा, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। यही 2019 में आपका ये प्रश्न पूछा गया था कि सांख्यिकी का मुख्य कार्य है। सांख्यिकी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आंकड़ों का संग्रहण, ठीक है, यानी आंकड़ों का इकट्ठा करना, आंकड़ों का विभाजन, बिल्कुल, आंकड़ों का निर्वाचन, बिल्कुल। देखिए ये सभी जो है सांख्यिकी का कार्य है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है इसमें। अगला प्रश्न देखेंगे आपको क्या पूछा गया है, बहुत ही शानदार तरीके से एकदम लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलेंगे दोस्तों। मध्यमान होता है, तो जो मध्यमान होता है कुल प्राप्तांकों का मध्य भाग होता है, गलत है आपका। मध्यमान कुल प्राप्तांकों का योग होता है, ये भी गलत है। अंकों का आवृत्ति होती है मध्यमान, ये भी गलत है, यानी इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। ये भी आपका 2019 में पूछा गया था, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, बहुत ही शानदार तरीके से अगला प्रश्न है, देखें। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण है, एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण है, एक व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण है, या फिर एक प्रक्षेपी परीक्षण है, या सभी? बताइए। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो जो रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण है दोस्तों, यह एक प्रक्षेपी परीक्षण है। क्या है? प्रक्षेपी परीक्षण, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न क्या है, मापन का उच्चतम स्तर है, नामित है, क्रमित है, आनुपातिक है, या फिर अंतरित है? बताइए। मापन का उच्चतम स्तर है, कैसा है? तो क्रमित है, बी ऑप्शन आपका राइट है।
अगला प्रश्न देखेंगे आपका क्या पूछा गया है 2019 में अभी आपका पूछा गया था कि सांख्यिकी गणित की एक शाखा है जिसका संबंध अंगों की गणना से है। ठीक है, अंग नहीं है, अंकों की गणना से। ठीक है, देखिए टाइपिंग में गलती हो गई होगी। तो सांख्यिकी गणित की एक शाखा है जिसका संबंध अंकों की गणना से है। यह कथन किसका है? गिलफोर्ड का, टाटे का, आर्थर का या फिर क्रो का? बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। बिल्कुल, देखिए आर्थर का ये स्टेटमेंट है। इन्होंने कहा था कि जो सांख्यिकी है गणित की एक शाखा है और जिसका संबंध क्या है? अंकों की गणना से। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें अगला प्रश्न क्या है? मापन का निम्न स्तर है, नामित है, अनुपातिक है, गुणन है या योग है? बताइए। मापन का निम्न स्तर, और यहाँ क्या पूछा गया था आपका? मापन का उच्चतम स्तर। ठीक है, तो मापन का उच्चतम स्तर क्रमित होता है और यहाँ आपका पूछा है, ध्यान रखेंगे, मापन का निम्न स्तर है। ये भी 2019 में पूछा था। तो इसका निम्न स्तर योग होता है और इसका उच्चतम स्तर क्रमित होता है। ठीक है, मापन का उच्चतम स्तर क्रमित और मापन का निम्नतम स्तर योग। ठीक है, ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन आपका राइट है इसमें। चलिए अगला प्रश्न है, सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति अ, इटालियन भाषा के किस शब्द से हुई है? सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति बताइए। कौन सी? स्टेटस से या फिर स्टेटिस्टा से या फिर स्टेट से? बताइए। सांख्यिकी जो शब्द है दोस्तों, ये तीनों आपके इटालियन भाषा है। तो इन तीनों इटालियन भाषा में किस शब्द से हुई है? तो इसमें आपकी हुई है ये इनमें से किसी में भी नहीं हुई है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। ये भी 2021 में आपका प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। चलिए अगला प्रश्न है, हरमन रोरसा परीक्षण में कुल कितने कार्ड पूरे काले हैं? ठीक है, मैं इसे थोड़ा नीचे करता हूँ। चले 2021 में पूछा गया था कि जो हरमन रोरसा परीक्षण है, ठीक है, हरमन रोरसा परीक्षण, इसमें कुल कितने कार्ड पूरे काले हैं? 3, 4, 5 या फिर 6 कार्ड पूरे काले हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसमें कुल आपके 5 कार्ड जो है पूरे काले हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, स्थिति सूचक मापन है प्रतिस्थांक का, मध्यमान का, सहसंबंध का या फिर प्रमाणिक विचलन का? बताइए। स्थिति सूचक मापक मापन है, किसका मापन है? तो यह प्रतिस्थांक का मापन है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, मध्यमान का सूत्र है। मध्यमान का सूत्र क्या होता है? देखिए ये भी 2021 में पूछा गया था और ये भी 2021 में आपका प्रश्न पूछा गया था। मध्यमान का सूत्र क्या है? चलिए आपको बताते हैं। चले देखिए, मध्यमान का सूत्र होता है आपका, ध्यान रखेंगे इसमें, मध्यमान का सूत्र क्या होता है बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, देखिए सिग्मा एक्स अपान एन, इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। यह मध्यमान का सूत्र है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? देखिए 2021 में पूछा गया था कि उच्चतम प्राप्तांक तथा न्यूनतम प्राप्तांक के बीच के अंतर को कहा जाता है? पारस, सहसंबंध, मध्यमान या प्रमाणिक विचलन? क्या कहा जाएगा बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल, देखें, उच्चतम प्राप्तांक रहेगा और आपका न्यूनतम प्राप्तांक रहेगा। उच्चतम और न्यूनतम प्राप्तांक के बीच में जो अंतर होता है उसे पारस कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। इसमें अगला प्रश्न दोस्तों आपका पूछा गया है, किसने कहा? ये स्टेटमेंट किसका है कि माध्य किसी वितरण का संतुलन केंद्र है? ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट है आपका एफ सी मिल्स का। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। ठीक है, चले देखिए, इसको मैंने टाइपिंग करके पीडीएफ बनाई थी, इसलिए यहाँ पर प्रश्न संख्या मैंने लिखा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। औसत किसे कहा जाता है? बहुलांक को, मध्यांक को, विस्तार को या फिर मध्यमान को? औसत किसे कहा जाता है? औसत मध्यमान को कहा जाता है। डी ऑप्शन राइट है। अगर आप लोग पीडीएफ पाना चाहते हैं इसका, तो क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लीजिएगा। बिल्कुल फ्री में आपको ये सारे नोट्स और पीडीएफ, मैं जितने भी क्लासेस कराता हूँ उसके नीचे मैं पीडीएफ और नोट्स बिल्कुल फ्री में सेंड कर देता हूँ। तो आप लोग को एक भी पैसा नहीं देना है, तो जा करके आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। आपकी यूनिवर्सिटी से संबंधित जो भी जानकारी रहती है वो टेलीग्राम ग्रुप में ही दी जाती है, तो ज्वाइन जरूर करेंगे। ठीक है, चलें। औसत किसे कहा जाता है? तो औसत मध्यमान को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। चले अगला प्रश्न है आपका, टी प्राप्तांक के प्रयोग का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो सबसे पहले मैककाल महोदय ने टी प्राप्तांक के प्रयोग का सुझाव दिया था। डी ऑप्शन आपका राइट है।
प्रश्न नंबर चौथा क्या पूछा गया है, सी प्राप्तांक यानी सी स्कोर का प्रतिपादन किस सांख्यिकीविद ने किया था। सी स्कोर का प्रतिपादन किस सांख्यिकीविद ने किया था, बिल्कुल जेपी गिलफोर्ड महोदय ने सी स्कोर यानी सी प्राप्तांक का प्रतिपादन किया था। ए ऑप्शन आपका राइट है। देखिए जो राइट आंसर होगा उसको पढ़ाते चलेंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ऑप्शन वाला पढ़ाने का, जैसे मान लीजिए अगर ऑप्शन में पढ़ाने के लिए दिया जाएगा कि ऐसा लगेगा कि ऑप्शन भी पढ़ाना ज़रूरी है चारों, तो चारों पढ़ाया जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पढ़ना अनिवार्य होगा। जैसे देखें दिया है, मूल प्राप्तांकों को स्टेन प्राप्तांकों में परिवर्तन करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था। गिलफोर्ड महोदय ने, गैरेट ने, रास ने या फिर आरबी कैटिल ने। तो देखें जो आरबी कैटिल महोदय हैं, इन्होंने सबसे पहले मूल प्राप्तांकों को स्टेन प्राप्तांक में परिवर्तन करने का सर्वप्रथम प्रयास किया था। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए छठा प्रश्न आपका पूछा गया है, किस मनोवैज्ञानिक ने, ठीक है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने बालक व वयस्क बुद्धि मापनी में विचलन बुद्धिलब्धि प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो सबसे पहले जो वैसलर महोदय हैं, ठीक है, वैसलर महोदय जो हैं, इन्होंने सबसे पहले मनोवैज्ञानिक और अपने बालक व वयस्क बुद्धि मापनी में विचलन बुद्धिलब्धि प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। सातवां प्रश्न है, बहुत ही शानदार तरीके से ध्यान से देखते चलेंगे। अप्रचालिक सांख्यिकी के अंतर्गत आने वाली सांख्यिकी विधियों में निम्न में से कौन सी सम्मिलित नहीं है। तो देखिए इसमें मन व्हिटने परीक्षण, काई वर्ग परीक्षण और स्पीयमैन का कोटि अंतर परीक्षण, ये सभी अप्रचालिक सांख्यिकी के अंतर्गत आने वाली सांख्यिकी विधियों में सम्मिलित होती हैं, लेकिन टी परीक्षण नहीं होती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 8 आप लोगों का पूछा गया है, स्टैटिक शब्द का प्रयोग 1750 में किस जर्मन विद्वान ने किया था। तो देखें मोवायर थे वो, गिलफोर्ड महोदय थे, गांठ कैनवाल थे या फिर बनौठली थे। कौन थे भैया स्टैटिक शब्द का प्रयोग करने वाले सबसे पहले। तो देखें जो गार्ड फ्रायड कैनवाल हैं, इन्होंने सबसे पहले स्टैटिक शब्द का प्रयोग किया था 1750 में। देखें ये डेट भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, नवा प्रश्न क्या है, किस विद्वान के अनुसार सांख्यिकी की उत्पत्ति जुआरियों के खेल से हुई है। बाटले, फिशर, गाल्टन या गिलफर्ट। किस विद्वान के अनुसार जो सांख्यिकी है दोस्तों, ये जो सांख्यिकी की उत्पत्ति है दोस्तों, ये जुआरियों के खेल से हुई है। ये किस विद्वान का मानना था। तो गिलफर्ट महोदय का मानना था कि जो सांख्यिकी की उत्पत्ति हुई है जुआरियों के खेल से हुई है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे प्रश्न, तो प्लीज़ शेयर जरूर कर देंगे इस मॉडल पेपर को। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में सांख्यिकी को कहा जाता था। प्राचीन काल में सांख्यिकी को क्या कहा जाता था। राजनैतिक अंकगणित कहा जाता था प्राचीन काल में सांख्यिकी को। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 11 आपका पूछा गया है, वर्णनात्मक सांख्यिकी का प्रयोग संबंधित है, किससे संबंधित है। तो आंकड़ों के संकलन, संगठन, प्रस्तुतिकरण व परिकलन से, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। वर्णनात्मक सांख्यिकी का प्रयोग किससे संबंधित है। आंकड़ों के संकलन, संगठन, प्रस्तुतिकरण व परिकलन से। प्रश्न नंबर 12 है आपका, इसमें देखेंगे किसने कहा, ये स्टेटमेंट किसका है कि सांख्यिकी प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करती है तथा जीवन के अनेक बिंदुओं पर स्पर्श करती है। तो ये स्टेटमेंट है हिप्पेट महोदय का। डी ऑप्शन आपका राइट है। सॉरी टिप्पेट है, ठीक है, सॉरी बहुत बहुत सॉरी, ये टिप्पेट महोदय का है, ठीक है। टिप्पेट महोदय ने कहा था कि सांख्यिकी प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करती है तथा जीवन के अनेक बिंदुओं पर स्पर्श करती है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। बहुत बहुत सॉरी इसके लिए, मैंने हिप्पेट कह दिया। चलिए प्रश्न नंबर 13 क्या है, निष्कर्षात्मक सांख्यिकी के अंतर्गत आने वाली कौन सी सांख्यिकी विधि शामिल नहीं है। तो देखें संभावना शामिल होता है, सार्थकता परीक्षण और मानक त्रुटि, ये तीनों शामिल होते हैं, लेकिन एफ परीक्षण शामिल नहीं होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर अगला क्या है, गुणात्मक आंकड़ों में निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा सम्मिलित नहीं है। तो देखिए गुणात्मक आंकड़ों में धर्म, जाति और आर्थिक स्तर, ये तीनों आपके शामिल होते हैं। जो अभिरुचि है ये आपके गुणात्मक आंकड़ों में शामिल नहीं होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है।
प्रश्न नंबर 15 आपका पूछा गया है, संख्यात्मक आंकड़ों में निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा सम्मिलित नहीं है। तो देखें जो सामाजिक स्तर है ये संख्यात्मक आंकड़ों में निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा सम्मिलित नहीं है, सामाजिक स्तर। बाकी बुद्धि, व्यक्तित्व और मूल्य ये सभी शामिल होते हैं, ठीक है। सामाजिक स्तर शामिल नहीं है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 16 क्या कहा गया है, ध्यान से देखेंगे किसने कहा। ये स्टेटमेंट किसका है कि निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आंकड़ों को किसी उपयुक्त रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। सामान्यतः आंकड़े या तो सारणियों में क्रमबद्ध किए जाते हैं अथवा आलेखीय युक्तियों द्वारा उनका चित्रण किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट है क्रॉक्सन व काउडेन का, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 17 आपका क्या पूछा गया है, किसने कहा। ये स्टेटमेंट किसका है कि प्राप्त आंकड़ों के व्यवस्थापन की प्रक्रिया को आवृत्ति वितरण कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट है आपका विनियम किंग एवं बेचर का, ठीक है। विनियम किंग एवं बेचर ने क्या कहा था, इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि प्राप्त आंकड़ों के व्यवस्थापन की प्रक्रिया को आवृत्ति वितरण कहा जाता है, ठीक है। चले, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे 18 नंबर प्रश्न क्या है, बिखरे हुए अंक या संख्याएं कहलाते हैं ऐतिहासिक आंकड़े, मूल आंकड़े, अस्पष्ट आंकड़े या परस्पर आंकड़े। बिखरे हुए अंक या संख्याएं क्या कहलाती हैं, तो यह मूल आंकड़े कहलाती हैं, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 19 नंबर प्रश्न है, जब दो या दो से अधिक चरों को ग्राफ पर प्रदर्शित किया जाता है तो उसे कहा जाता है। बताइए, आलेखी चित्रण कहा जाएगा, केंद्रीय प्रवृत्ति, सांख्यिकी चित्रण या विचलन माप, क्या कहा जाएगा। जब दो या दो से अधिक चरों को ग्राफ पर प्रदर्शित किया जाता है तो उसे आलेखी चित्रण कहा जाता है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न क्या है, हिस्टोग्राम दो शब्दों से मिलकर बना है। हिस्टो प्लस ग्राम ये शब्द हैं, यानी हिस्टोग्राम दो शब्दों से मिलकर बना है, हिस्टो और ग्राम से, ठीक है। तो जो हिस्टो और ग्राम है ये कौन सा शब्द है, लैटिन शब्द है, रूसी शब्द है, ग्रीक शब्द है या अंग्रेजी शब्द है। तो यह एक ग्रीक शब्द है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसमें अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, पोलीगन का शाब्दिक अर्थ है। पोलीगन का शाब्दिक अर्थ होता है बहुकोण, ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर अगला क्या है, इसमें संचयी प्रतिशत वक्र को अन्य नाम से भी संबोधित किया जाता है। संचयी प्रतिशत वक्र का दूसरा नाम क्या है भैया, तोरण वक्र, गोल वक्र, अर्ध वक्र या फिर पूर्ण वक्र। बताइए, संचयी प्रतिशत वक्र, ठीक है, इसका दूसरा नाम है तोरण वक्र, ये ऑप्शन आपका राइट है। इसमें अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, किसने कहा है। ये स्टेटमेंट किसका है कि व्यक्तियों के निरीक्षणों के एक समूह के केंद्रीय मूल्य को इंगित करने वाला एक औसत होता है। तो यह जेपी गिलफर्ड महोदय ने कहा था, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 24 नंबर, किसने कहा। ये स्टेटमेंट किसका है कि केंद्रीय प्रवृत्ति एक प्रकार से श्रृंखलाबद्ध वस्तुओं का औसत या विशिष्ट मान है और इसका अर्थ श्रृंखला को इस औसत के रूप में सारांश प्रदान करता है। तो यह स्टेटमेंट टाटे महोदय का है, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 25 क्या है आपका, किसने कहा। यह स्टेटमेंट किसका है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का मान वह मान है जो कि सारे आंकड़ों का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करता है। गैरेट महोदय का स्टेटमेंट है, फर्ग्यूसन का, मिल्स का या फिर रास का। बताइए सभी लोग। बिल्कुल रास महोदय का ये स्टेटमेंट है, इन्होंने कहा था केंद्रीय प्रवृत्ति का मान वह मान है जो कि सारे आंकड़ों का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसमें अगला प्रश्न क्या है, 26 नंबर, किसने कहा। यह स्टेटमेंट किसका है कि घंटाकार चित्रों को प्रसामान्य संभाव्यता वक्र या केवल सामान्य वक्र कहते हैं। तो इसे गैरेट गैरेट महोदय ने कहा था कि घंटाकार चित्रों को प्रसामान्य संभाव्यता वक्र या केवल सामान्य वक्र कहते हैं, ठीक है, कहते हैं, ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे, किसने कहा। ये स्टेटमेंट किसका है कि प्रसामान्य वक्र वह वक्र है जो कि आवृत्ति का प्रस्तुतिकरण इस प्रकार करता है कि उसके साथ घटित होने वाला परिवर्त संयोग के नियम द्वारा संचालित होता है।
तो यह चैपलिन महोदय का स्टेटमेंट है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न आपका इसमें क्या पूछा गया था, सामान्य संभावना वक्र में ये एक ही बिंदु पर केंद्रित होते हैं, कौन है भैया ये? तो देखिए जो माध्यमान है, मध्यांक है और बहुलक है, ये तीनों संभाव्यता वक्र में एक ही बिंदु पर केंद्रित होते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे इसमें आप लोग, सैद्धांतिक रूप में सामान्य संभावना वक्र आधार रेखा को किस पर स्पर्श करता हुआ माना गया है? उच्च बिंदु पर, अनंत पर, निम्न बिंदु पर या रेखीय वक्र पर? बताइए, सैद्धांतिक रूप से सामान्य संभावना वक्र आधार रेखा को किस पर स्पर्श करता हुआ माना गया है? तो इसको माना गया है अनंत पर। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। चले इसमें अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, ये प्रश्न 2016 में आपका पूछा गया था कि अंतर्दर्शन विधि में निरीक्षण होता है दूसरों का, पशुओं का, अपना या फिर उनका। अंतर्दर्शन विधि में जो निरीक्षण होता है ये अपना निरीक्षण होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे, कौन सूत्र सही है? ठीक है, कौन सा सूत्र सही है देखने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग, कौन सा सूत्र सही है देखेंगे। P इक्वल टू 1 माइनस 3 सिग्मा डी स्क्वायर अपान n ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए यहाँ आपका ये जो है ये आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके P बराबर 1 माइनस जो 3 है यहाँ पर आपका 6 होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। P इक्वल टू 1 माइनस जो 3 है यहाँ पर 6 होता है, सिग्मा डी स्क्वायर अपन n ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1 ऐसे होता है, यहाँ पर 6 होता है, तो ये राइट होता है। अगला देखेंगे, P इक्वल टू 1 माइनस सिग्मा 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपन n ब्रैकेट में n स्क्वायर यहाँ प्लस दिया है, ये भी आपका गलत हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये भी गलत है। अगला क्या है, P इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपान n ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1, बिल्कुल ये आपका राइट है। ठीक है, चलें यही आपका राइट है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए बिल्कुल इसी तरह से आपको शानदार तरीके से एग्जाम में परीक्षा देना है, चिंता करने की कोई भी आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, चलें अगला प्रश्न आपका क्या है, ध्यान देंगे, किस सन में आर्मी अल्फा परीक्षण बना? 1915 में, 1916 में, 1917 में या 1918 में? आर्मी अल्फा परीक्षण कब बना? आर्मी अल्फा परीक्षण 1917 में बना है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, स्थिति सूचक माप है, बताइए स्थिति सूचक माप कौन है? मध्यमान का है, प्रामाणिक विचलन का है, प्रतिस्थांक का है या विषमता का है? 2016 और 2019 में ये प्रश्न पूछा था, 2024 में गारंटी के साथ ऐसा लग रहा है ये प्रश्न आएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको मॉडल पेपर में रखा है। स्थिति सूचक माप है, किसका माप है? प्रतिस्थांक का माप है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न 2017 और 2018 में लगातार पूछा था आपका कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं? बहुलांक, मध्यांक, मध्यमान या फिर सभी? पता है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कौन है? तो उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। 2017 में पूछा था कि मापन वस्तुओं का घटनाओं को तर्कपूर्ण ढंग से संख्या प्रदान करने को कहा जाता है, किसने कहा? तो ये स्टेटमेंट किसका है? गिलफोर्ड महोदय का है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे कि 2017-2020 में आपका पूछा था, 3 साल गैप करके 2024 में हो सकता है यह, इसलिए मैंने रखा मॉडल पेपर में। मापन के स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, किसने कहा? तो ये जो स्टेटमेंट है एस स्टीवेंस का है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया है। चले ये 3 साल लगातार पूछा है, 2017 में 2 यूनिवर्सिटी में आपका पूछा गया था और 2019 में एक बार पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि लब्धि गणना का सूत्र है? चलिए देखते हैं। पहला क्या दिखा है, IQ इक्वल टू मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु इक्वल टू 100, बिल्कुल राइट आंसर आपका पहला। ठीक है, चले पहला आपका क्या है, बुद्धि लब्धि की गणना का सूत्र है, ध्यान रखेंगे।
अच्छा, जो मैं सूत्र बता रहा हूँ ध्यान रखिएगा आप लोग, ये सूत्र आपके एग्जाम में इस पर प्रश्न आएंगे, तो सूत्र को ध्यान से आप लोग देख लेंगे, ठीक है। चलें, अगला प्रश्न है 2018 में पूछा था, बहुलांक का सूत्र है तो 2 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न क्या है 2018 में, इसको भी पूछा गया था, इसको मैं सॉल्व कराऊंगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्यिका की गणना कीजिए, 2018 में पूछा था। पूछा क्या है, माध्यिका की गणना कीजिए, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, माध्यिका की गणना के लिए आंकड़ों को व्यवस्थित करना पड़ता है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। यानी असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले इसको हम लोग व्यवस्थित करेंगे, यानी बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले देखें 30 है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखना तो आसान नहीं है, मैं उसी तरह बता देता हूँ, ठीक है। उसके पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए माध्यिका का जो निर्धारण होता है, यदि कुल संख्याएं यानी जो इनमें से संख्या है गिनने पर यदि ये 11 आता है तो ये विषम हो गया, यदि 10 आता है तो सम हो गया, ठीक है। तो जो विषम होता है उसका सूत्र होता है n+1/2, ठीक है, n+1/2 ये विषम का सूत्र होता है। और जो सम संख्याएं होती हैं, तो मान लीजिए अगर इसमें 10 है, ठीक है, तो इसमें 5वां स्थान और 6वां स्थान को ले लिया जाता है, ठीक है। चलिए मैं इसे सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। देखिए पहले इसको गिन लेंगे हम लोग, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 है तो ये सम संख्या है, ठीक है। यानी n इक्वल टू क्या है 10 है हमारा, ठीक है। तो 5वें और 6वें मान का औसत क्या होगा, तो देखिए अगर इसे हम अच्छे तरीके से लिखेंगे, ठीक है, यानी इसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। देखें यहाँ पर मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ। देखिए 30 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है 33 है, उसके बाद क्या है 33, देखिए 33 आपका 3 बार है इसमें, ठीक है। उसके बाद आपका है 34, ठीक है। उसके बाद क्या है 35 है आपका, 35 के बाद आपका क्या है 35 के बाद 40 है, 40 के बाद 42 है, उसके बाद 44 है, उसके बाद आपका 46 है इसमें, ठीक है। तो ये आपका हो गया, और इसमें 5वें और 6वें स्थान को हमको चुनना है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हो गया 5वां स्थान, ये हो गया हमारा 34, ठीक है। और 6वां स्थान क्या है 35 है, तो ये हमारा हो गया 35, ठीक है। देखिए ये सम के लिए है, विषम के लिए आपका सूत्र होगा n+1/2, ठीक है। और सम रहेगा तो इसी तरह आपको हल करना है, अपान में हो गया आपका 2, ठीक है। इसे दोनों जोड़ लेंगे, कितना होगा, और इसे हम जोड़ करके इसमें हम भाग दे देंगे 2 से, ठीक है। 5 और 4 कितना हो गया 9 हो गया, 3 और 6 3 6 हो गया, ठीक है। अब 2 से इसमें भाग देंगे, कितना आएगा, देखिए 34 दशमलव कुछ आएगा आपका, ठीक है। ऑप्शन में दिया है आपके 34, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, ठीक है। चलें, चले इसमें देखिए मैं इसको अच्छे से बता दूंगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए यदि जो माध्यिका की गणना करने के लिए कहेगा, माध्यिका ज्ञात करने के लिए कहेगा, यदि ये जो संख्या है ये विषम होगा तो n+1/2 ये वाला सूत्र लगेगा। और यदि मान लीजिए सम है तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिएगा, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ठीक है। उसके बाद उसमें से देख लीजिएगा सम रहेगा तो सम में से आपका 5वां और 6वां स्थान को आप ले लेंगे, यदि 10 संख्या रहेगा तो, ठीक है। तो उसको जोड़ करके दोनों संख्याओं को 2 से भाग दे देना है, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलें, 2018 में यह पूछा था। अगला प्रश्न भी 2018 में पूछा है, मध्यमान का सूत्र है, इसमें से मध्यमान का सूत्र कौन है भैया बताइए। आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, मध्यमान का सूत्र कौन सा है, बताइए कौन सा सूत्र है। बिल्कुल देखें, AM+σ/FD/n = C/I, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे इसमें क्या है। चले अगला प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे इसमें, मैं इसे थोड़ा बड़ा करता हूँ, ठीक है। 2018 में पूछा गया था कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक होते हैं 2 3 4 या फिर 5। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन केंद्रवर्ती मान के प्रमाक नहीं है। तो देखें इसमें जो आपका साथियों मध्यमान है, मध्यिका है, ठीक है, और बहुलांक है, ये केंद्रवर्ती मान के प्रमाक है, लेकिन सहसंबंध जो है आपका केंद्रवर्ती मान का ये प्रमाक नहीं है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आपका क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन 6 7 8 9 10 का
मध्यांक है, ठीक है। इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए इसमें आपका वही सूत्र लगेगा, ध्यान से देखेंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर n+1, ठीक है, n+1/2 यही वाला सूत्र लगेगा क्योंकि ये आपका विषम संख्या है, ठीक है। चले इसको हम लोग रख सकते हैं, इसमें हम लाइन से रखेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। चले चलिए देखिए समूह संख्या इसमें कितना है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। 1 2 3 4 और 5, 5 है हमारा, ठीक है। n हमारा क्या है, पदों की संख्या है, ठीक है। जो n+1 है, तो जो n है, n हमारी पदों की संख्या है, +1 है अपान 2 है, 5 1 6 हो गया, ठीक है। और ये अपान में 2 है, तो 2 से भाग देंगे 6 में कितना आएगा, 3 आएगा। तो तीसरे स्थान पर कौन है हमारा, 8 है, ठीक है। तीसरे स्थान पर कौन है, 8 दिया हुआ है ऑप्शन में, आपका बी में दिया है 8, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा है, 2019-2020 में लगातार पूछा था कि मध्यमान का सूत्र क्या है, ठीक है। मैंने मध्यमान का सूत्र मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कौन सा है। देखें मध्यमान बराबर होता है सिग्मा f(x)/n, ठीक है। चलें बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है आपका, 2019 में प्रश्न आपका पूछा गया था, ठीक है, कि विचलनशीलता की माप है, मध्यमान है, मध्यांक है, बहुलांक है या फिर प्रमाणिक विचलन है। विचलनशीलता की माप, तो विचलनशीलता की माप जो होती है मध्यांक होता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो देखें केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन कौन सा होता है, मध्यमान होता है, परास होता है और माध्यिका होता है। बहुलांक जो है आपका केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें क्या पूछा गया है, कोटि अंतर विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक का सूत्र 2020 में आपका ये पूछा गया था। तो इसका सूत्र होता है P = 1 - 6 सिग्मा d² ब्रैकेट में n² + 1, ठीक है। और जो मैंने शुरू में बताया वहाँ माइनस था, ठीक है, यहाँ पर n² + 1 वहाँ माइनस था। तो ये क्या है, कोटि अंतर विधि सहसंबंध गुणांक का सूत्र है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें क्या पूछा गया है। देखिए इसे भी हम लोग हल करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। 2020 में ये प्रश्न आपका पूछा गया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक होगा। तो बहुलक बहुत ही आसानी से आप लोग इसमें से आपको पता होगा बहुलक ज्ञात करना। जितनी भी संख्याएं दी रहती हैं इसे हम लोग बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं, ठीक है। यानी पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो देखिए यहाँ जो 2 है, ठीक है, 2 हमारा कितनी बार आया है, यहाँ पर 1 बार आया है, ठीक है। और 3 हमारा 1 बार आया है, 3 भी हमारा कितना बार, 1 बार आया है। 4 हमारा कितनी बार आया है, 1 4 यहाँ है और 1 4 यहाँ है, यानी 4 हमारा, ठीक है। 4 हमारा कितनी बार आया है, 2 बार आया है। और 5 हमारा कितनी बार आया है, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, ठीक है। तो 5 भी हमारा 2 बार आया है। उसके बाद 6 हमारा कितनी बार आया है, तो देखिए 6 केवल एक ही दिया है लास्ट में, ठीक है। 6 केवल 1 बार आया है। और बात करें 7 की, तो 7 हमारा 3 बार आया, 1 2 3, 7 हमारा कितनी बार आया है, 3 बार आया है, ठीक है। उसके बाद 8 कितनी बार आया है, तो 8 आपका केवल 2 बार आया है, तो 8 आपका केवल 2 बार आया भैया। उसके बाद क्या है, 10 हमारा केवल 1 ही बार आया, लास्ट में दिया हुआ है। अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आई है, सब 1 बार 2 बार आया है। लेकिन जो 7 है, ठीक है, वो 3 बार आया है। तो बहुलक क्या होगा आपका, 7 होगा, ठीक है। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। बहुलक में जो सबसे ज़्यादा संख्या होती है वही उसका उत्तर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। देखें इसे भी हल करेंगे, यहाँ पर आपका सूत्र लगेगा। 2020 में यह प्रश्न आपका पूछा गया था, ठीक है, कि यदि मध्यमान 12 है और जो मध्यांक है वो 9 हो तो बहुलांक क्या होगा। तो इसका सूत्र होता है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मध्यमान, ठीक है। देखें इसका सूत्र क्या होता है, बहुलक। इसका सूत्र आप लोग लिख लीजिएगा, बहुलक, ठीक है। बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3, ठीक है। यहाँ मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, 3 गुणे 3 गुणे मध्यांक,
ठीक है, 3 गुणे मध्यांक, 3 गुणे मध्यांक और माइनस 2 गुणे मध्यमान, ठीक है, मध्यमान, ठीक है, मध्यमान। ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। बहुलांक का सूत्र क्या होता है? बहुलक बराबर 3 गुणे मध्यांक माइनस 2 गुणे मध्यमान। अब इसी सूत्र में इसको रख देंगे, फटाक से इसका उत्तर आ जाएगा। बहुलक बराबर 3 गुणे मध्यांक है, तो 3 गुणे मध्यांक हमारा कितना है भैया? मध्यांक हमारा कितना बताइए? बिल्कुल, मध्यांक हमारा 9 है और माइनस 2, ठीक है, माइनस 2 गुणे मध्यमान हमारा 12 है। अब इसे हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो 9 त्रिक कितना होता है? 27 होता है, आप सभी लोग जानते हैं, माइनस लग गया। 12 दूना कितना होता है? 24 होता है। अब 27 में से 24 हम घटा लेंगे, कितना आएगा? 3 आएगा, ठीक है। ऑप्शन में कहाँ दिया है? 3, पहले ऑप्शन में आपका दिया है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। जो मैंने सूत्र बताया और जैसे बताया है, देखिएगा बहुत ही शानदार तरीके से, अगर ये आपके एग्जाम में आएगा तो आप काफ़ी अच्छे से इसे हल कर पाएंगे, ठीक है। चले, अगला प्रश्न है, मध्यांक का सूत्र है। मध्यांक का सूत्र क्या है बताइए, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। मध्यांक का सूत्र क्या है? ठीक है, चलें, ये हो गया, मैंने यहाँ आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। ये हो गया आपका बहुलांक, ठीक, बहुलांक हो गया। उसके बाद ठीक है, ये भी प्रश्न मैंने पढ़ा दिया आपको, ये भी हो गया। अब मध्यांक का सूत्र पूछा यहाँ पर, तो मध्यांक का सूत्र क्या होता है? ध्यान रखिएगा, 2020 में यह प्रश्न पूछा था। मध्यांक का सूत्र क्या है? मध्यांक का सूत्र होता है MD इक्वल टू L प्लस N अपान 2 माइनस F अपान FM गुणे CI, ठीक है। ये आपका क्या है? मध्यांक का सूत्र है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे, आपका क्या पूछा गया है। 2020 में यह प्रश्न आपका पूछा गया था कि आंकड़ों का लेखा चित्रीय निरूपण है। आंकड़ों का लेखा चित्रीय निरूपण है, मध्यमान है, बहुलांक है, आवृत्ति वक्र है या फिर परास है। तो देखिए, जो आपका आंकड़ों का लेखा चित्रण होता है, यह आपका आवृत्ति वक्र होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों, आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, ठीक है। इसी तरह से प्यार और सपोर्ट बनाए रहिए। BA सेमेस्टर वाला दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहा है। दोस्तों, आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाए, मैं ये उम्मीद करता हूँ। प्रीवियस ईयर में भी मैंने आपके कई सारे क्वेश्चन पेपर, आपके मॉडल पेपर सॉल्व कराए हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जा करके आप लोग सारे क्लासेस को देख लीजिएगा। पेपर 1 पेपर 2 का दोनों प्लेलिस्ट का लिंक है, ठीक है। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।